द कैट, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे। जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से सेंटेंसेस होंगे यहाँ पर। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही ये स्टोरी फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल द रिंग, बेल जो है यहाँ पर घंटी बांधना, इसका यहाँ पर मतलब है, यानी कि क्रिया वर्ब की जैसे। किसके घंटी घंटी बांधना? दो कैट के, यानी कि बिल्ली के घंटी बांधना, ये है टाइटल स्टोरी का। देयर वॉज अ ग्रॉसरी शॉप, ग्रॉसरी शॉप होती है किराने की दुकान, ठीक है। ग्रॉसरी शॉप, वॉज यानी थी, ए का मतलब एक, तो एक किराने की दुकान थी, ऐसे वाक्य होगा। तो इस तरीके के वाक्यों को, जैसे एक किराने की दुकान थी, या फिर कह सकते हैं दो आम के पेड़ थे, एक मंदिर था, इस तरीके से जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? देयर, इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ करके हम एज अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हम देयर का यूज़ करके ऐसे वाक्यों को अंग्रेज़ी में इंग्लिश में बनाते हैं। तो यहाँ पर इस देयर का यूज़ मीन्स कि हिंदी में इसका अनुवाद कुछ नहीं होता है कि हिंदी में हम बोलें कि वहाँ। वैसे देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट इसका यूज़ हुआ है। डमी सब्जेक्ट है यहाँ पर ये। चलिए, देयर वॉज अ ग्रॉसरी शॉप, एक किराने की दुकान थी। सिंपल पास्ट का ये वाक्य है। विदाउट एक्शन वाला, बिना वर्ब वाला, कोई क्रिया यहाँ पर नहीं हो रही, कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। कोई चीज़ कहीं पर है, यानी कि सब्जेक्ट की बात करें, कहीं पर है या कैसा है, यानी उसकी स्टेट अवस्था के बारे में जब बात की जाती है तो वहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग सिंपल पास्ट में। प्लेंटी ऑफ माउस, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारे, अधिक मात्रा में। ऑफ माउस, माउस, ये जो माउस है यहाँ पर चूहों की बात हो रही है कि बहुत मात्रा में, यानी कि बहुत सारे चूहे। लिव्ड, लिव की सेकेंड फॉर्म रहते थे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद में, एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इन यानी में, दैट यानी उस, कौन सी? दैट, यहाँ पर जो अभी ग्रॉसरी शॉप की बात हुई, उस ग्रॉसरी शॉप में बहुत सारे जो चूहे थे वो रहते थे। फिर आगे देखें, देयर वॉज, यहाँ पर भी देखें तो देयर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है इसका। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड, यानी बहुत मात्रा में क्या? भोजन। फॉर देम, यानी उनके लिए। देम कौन है? चूहे, चूहों के लिए बहुत मात्रा में बहुत सारा खाना था। अब देखें आगे, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। वॉज वर्ब का प्रयोग कर जब हम कर्ता की स्टेट, जो सब्जेक्ट होता है उसकी स्टेट अवस्था की बात करते हैं। कर्ता सब्जेक्ट कैसा था, ठीक है, कहाँ पर था, इस तरीके से पास्ट में, तो वहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे वाक्यों में कोई काम नहीं होता है, कोई वर्ब नहीं होती है, बिना एक्शन वाले ये सेंटेंसेस होते हैं। आगे देखें, दे एट, सेकेंड फॉर्म है ईट की, यानी उन्होंने खाया, एवरीथिंग सब कुछ। एंड स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मतलब खराब कर दिया। यहाँ पर ये स्पॉइल है ना, स्पॉइल, उसकी सेकेंड फॉर्म है स्पॉइल्ड, मतलब खराब कर देना। ऑल द बैग्स, उन्होंने क्या कर दिए? सारे बैग्स जो पड़े थे उस ग्रॉसरी शॉप पे, वहाँ की बात हो रही है, तो सारे बैग्स को खराब कर दिया और सब कुछ खा लिया। तो एट हो गया, स्पॉइल्ड हो गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। दे ऑल्सो वेस्टेड, वेस्ट कर देना, बर्बाद कर देना। उन्होंने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। द ब्रेड, क्या क्या बर्बाद कर दिया? ब्रेड हो गया, बिस्किट्स एंड फ्रूट्स ऑफ द शॉप, यानी दुकान के जो ब्रेड बिस्किट्स दुकान के अंदर थे वो सभी बर्बाद कर दिए। द ग्रॉसर वॉज वरिड, तो यहाँ पर भी देखें तो वॉज का प्रयोग हुआ है। वरिड यहाँ पर एडजेक्टिव है। ग्रॉसर का मतलब जो दुकान वाला है, मतलब ग्रॉसरी शॉप, किराने की दुकान, किराने की दुकान वाले को ग्रॉसर बोलते हैं, और इसको आप कह सकते हैं बनिया कह सकते हैं। तो द ग्रॉसर वॉज वरिड, जो ग्रॉसर था वो क्या था? चिंतित था। वरिड होना, चिंतित होना।
तो वॉज वर्ब का प्रयोग कर कर हम विदाउट एक्शन वाले, बिना वर्ब वाले वाक्य बनाते हैं सिंपल पास्ट में। तो वॉज वर्ब के बाद में कोई वर्ब की फॉर्म नहीं यूज़ करते। तो यहाँ पर वरिड जो है ये एडजेक्टिव है। आगे देखें, ही थॉट, उसने सोचा, आई विल बाय, तो विल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य होता है। तो उसने सोचा, थिंक की ये सेकेंड फॉर्म है। क्या सोचा कि मैं खरीदूंगा, बाय का मतलब खरीदना, अ कैट एक बिल्ली, एंड लेट, और लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। किसी को कुछ करने देना, अलाउ करना, या कोई काम होने देना या नहीं होने देना, इस सेंस में लेट का प्रयोग होता है। हिंदी में अगर पहचान की बात करें तो कोई किसी को करने देता है, कोई काम करने देता है या नहीं करने देता है, इस तरीके से एंडिंग होती है ऐसे सेंटेंसेस में। एंड लेट इट स्टे, रहना होता है स्टे। इट यानी यहाँ पर इस कैट की बात हो रही है। लेट इट स्टे एट द ग्रॉसरी, जो ग्रॉसरी है यानी कि ग्रॉसर का मतलब होता है किराने की दुकान वाला जो बनिया होता है, वो ग्रॉसरी शॉप होती है किराने की दुकान, और ग्रॉसरी होती है किराने का जो सामान होता है वो। तो एट द ग्रॉसरी, उस सामान में क्या होता है, लेट इट स्टे, उसको रहने देता है, अलाउ करता है किसको, कैट को। ओनली देन आई कैन सेव, ओनली यानी केवल, देन केवल, ओनली देन तभी, आई कैन सेव तभी मैं क्या कर सकता हूँ, सकता हूँ, सकती है, सकते हैं से वाक्य की एंडिंग होती है तो कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। और भी काफ़ी सारे कैन मॉडल के यूज़ होते हैं, परमिशन लेने देने के लिए भी यूज़ होता है, एबिलिटी के लिए यूज़ होता है। तो आई कैन सेव माई थिंग्स, तो मैं तो क्या पॉसिबल है, तो मैं सेव यानी बचा सकता हूँ मेरी चीज़ों को। आई कैन सेव माई थिंग्स, ओनली देन आई कैन सेव माई थिंग्स, ओनली देन केवल तभी मैं अपनी चीज़ों को बचा सकता हूँ। तो सकता हूँ से वाक्य की एंडिंग हो रही है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही बॉट, बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट हो गई। उसने खरीदा, बाय का मतलब खरीदना, बॉट खरीदा, अ फैट एक मोटी बिल्ली, कैट, एंड लेट हिम स्टे, और उसे, हिम यहाँ पर बिल्ली के लिए, लेट हिम स्टे देयर, और उसे वहाँ रहने देता है, अलाउ कर देता है। द कैट हैड अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस टाइम जैसे हम बोलते हैं अच्छा समय बीता, उसके लिए अच्छा समय बीतता है तो हैव अ नाइस टाइम, प्रेजेंट की बात है। हैड अ नाइस टाइम यानी अच्छा समय बीता, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो कैट का, बिल्ली का अच्छा समय बीता। द कैट हैड अ नाइस टाइम। हंटिंग द माइस, एंड हंटिंग शिकार करके, द माइस चूहों का, एंड किलिंग दैम और उनको मार के, इस तरीके से उसका अच्छा समय बीता। यहाँ पर देखिए ये जो माइस है ये माउस का प्लूरल है, बहुवचन है। एक चूहा है तो माउस, बहुत सारे हैं तो माइस। द माइस कुड नॉट मूव, कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं, कोई भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, जैसे किसी काम को नहीं कर सके या नहीं कर पाए, ऐसे सेंस में पाया, पाई, ठीक है। और नेगेटिव है इसलिए नहीं, नॉट का यूज़ हो रहा है, तो पाया, पाई, सका, सकी, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग होती है। तो कुड का यूज़ करते हैं। नेगेटिव होगा तो कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव होगा तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ, अब जो चूहे थे ना वो क्या नहीं, चल नहीं सकते थे, फ्रीली आज़ादी से घूम नहीं सकते थे, ऐसे कह सकते हैं। नाउ यानी अब वो आज़ादी से, स्वतंत्रता से घूम नहीं सकते थे फ्रीली। दे वर अफ्रेड, दे प्लूरल है इसलिए वर का यूज़ हुआ है, और वॉज वर्ब का यूज़ कर कर हम विदाउट एक्शन, बिना वर्ब वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। तो दे वर अफ्रेड, और वर्ब के बाद में यहाँ पर अफ्रेड है, भयभीत होना, डरा हुआ, डरे हुए होना, प्लूरल है ना तो डरे हुए होना, तो वे डरे हुए थे। तो यहाँ पर अफ्रेड एडजेक्टिव है। दैट एनी टाइम द कैट वुड ईट दैम अप, तो ईट अप का मतलब निगलना या खा लेना, तो जो बिल्ली है वो किसी भी वक्त उनको खा जाएगी, निगल लेगी। तो गागेगी से ही वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंडिंग होगी ऐसे सेंटेंसेस की, लेकिन पास्ट में फ्यूचर की कही गई बात के लिए विल की जगह वुड का प्रयोग होता है। द माइस हेल्ड अ, आयोजन करना, हेल्ड यहाँ पर आयोजन, होल्ड से सेकेंड फॉर्म हेल्ड यानी आयोजित की, अ मीटिंग
एक मीटिंग कह सकते हैं, बैठक, एज अ नाउन इस मीटिंग का यूज हुआ है। एंड ऑल ऑफ दैम, और सभी ने, सेड यानी कहा, बोला। अब क्या कहा, वी मस्ट, एक मीटिंग यानी कि एक बैठक आयोजित की। एंड क्या बोला, वी मस्ट, मस्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस के सेंस में, ज़रूर और पक्का वाले मीनिंग में मस्ट का यूज। वी मस्ट गेट रिड ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। द कैट से, किससे, बिल्ली से अब हमको ज़रूर छुटकारा पाना चाहिए। फिर क्या है, कैन का यूज शुरू में हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैन समवन गिव अ सजेशन, क्या कोई, ठीक है, क्या कोई, गिव मतलब देना, सजेशन यानी सुझाव दे सकता है। कैन समवन गिव अ सजेशन। फिर देखें, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही, तो सकता है, सकती है, इसी तरीके से इस वाक्य की एंडिंग। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या से शुरुआत हो रही है वाक्य की, तो जिस भी हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है, जिस भी हेल्पिंग वर्ब का वाक्य है, तो शुरुआत में हमको वही हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन से वाक्य की शुरुआत हुई है। फिर आगे देखें, ऑल, यहाँ पर समवन सब्जेक्ट हो गया और गिव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑल द माइस यानी कि सभी चूहे, सेट, सिट की सेकेंड फॉर्म सेट, बैठ गए और सोचा विचार किया, थिंक की सेकेंड फॉर्म, बैठकर सोचा विचार किया, ठीक है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य ये। सेट और थॉट यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अ स्मार्ट लुकिंग माउस, माउस यानी चूहा, माउस के बारे में यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, तो लुकिंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में, यानी कि समझदार दिखता हुआ एक चूहा, ठीक है, चूहे के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है। स्मार्ट लुकिंग, आईएनजी में लुकिंग दे रखा है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्टूड अप, ठीक है, स्टैंड अप की सेकेंड फॉर्म है, खड़ा हो गया। एंड सेड, और कहा। द कैट मूव्स सॉफ्टली, मतलब धीरे से, धीमे धीमे जो कैट है वो चलती है, तो यहाँ पर द कैट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मूव में एस लगा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। फिर क्या है, दैट इज द, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस जुड़ जाता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल होता है बहुवचन, तो वर्ब के साथ एस नहीं लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम मतलब वो धीमे धीमे चलती है, यही परेशानी है, प्रॉब्लम है, समस्या है। इफ, यदि, वी कैन टाई, टाई का मतलब बांधना, यदि हम बांध सकते हैं। अ यहाँ पर वेल हो गया, यहाँ पर डब्लू की जगह बी आएगा तो बेल लिख सकते हैं आप। अ बेल अराउंड यानी उसके चारों ओर, उसकी नेक, हर गर्दन, नेक का मतलब गर्दन, यानी उसकी गर्दन के चारों ओर जो है, यदि क्या कर सकते हैं हम, एक बेल बांध सकते हैं, देन, फिर, थिंग्स विल बी फाइन, तब सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, फाइन, अच्छी हो जाएगी। विल के बाद में बी, यहाँ पर विल बी का यूज़ होगा ना, जब जैसे हम इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज़ करते हैं, बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, कर्ता यानी सब्जेक्ट की स्टेट, अवस्था की बात करते हैं जहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। ऐसे ही, सिमिलरली ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाएंगे, कर्ता की अवस्था, स्टेट की बात करेंगे, तो विल बी के बाद में भी, विल के साथ बी लगेगा और उसके बाद में भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। थिंग्स विल बी फाइन यानी चीज़ें जो है अच्छी हो जाएगी। फिर आगे देखें, वी कैन नो द मूवमेंट्स ऑफ द कैट, हम जो है जान सकते हैं, वी, हम, ठीक है, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम जान सकते हैं द मूवमेंट्स ऑफ द कैट। वी कैन नो द मूवमेंट्स ऑफ द कैट यानी उसकी जो गति है, उसका जो मूवमेंट है, ठीक है, उसके हाव भाव है, उसको हम जान सकते हैं। यस दैट इज गुड सॉल्यूशन, हाँ ये जो है क्या है, अच्छा सॉल्यूशन है, अच्छा सुझाव है, अच्छा हल है, अच्छा समाधान है। सेड ऑल द माइस, सभी ने बोला, सभी चूहों ने बोला, तो यहाँ पर सेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर देखिए, इसके बाद में यहाँ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का विदाउट एक्शन वाला, बिना वर्ब वाला वाक्य। एंड ऑल माउस स्लोली, एंड सारे जो माउस है धीरे,
एन ओल्ड, ऑल नहीं है यहाँ पर, ओल्ड है यानी कि बूढ़ा चूहा स्लोली धीरे से, स्टैंड अप की सेकेंड फॉर्म है स्टूड अप खड़ा हुआ, एंड आस्क पूछा, ये भी सेकेंड फॉर्म है, बूढ़े माउस ने, बूढ़े चूहे ने पूछा। बट हु वुड टाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, गा गेगी वाला, यानी फ्यूचर, फ्यूचर की बात करते हैं, पास्ट में तो विल की जगह वुड का यूज। तो हु विल टाई द बेल, यानी कि बेल को कौन बांधेगा, लेकिन बेल को कौन बांधेगा, घंटी को। आफ्टर सम मोमेंट्स देयर वॉज नो वन टू आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कुछ क्षणों बाद भी क्या था, यहाँ पर कोई भी नहीं था इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, कोई भी नहीं था, वॉज का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। घंटी बांधने की बात हुई तो किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो मॉरल हो गया कि एम्प्टी सॉल्यूशंस, एम्प्टी मतलब खाली, सॉल्यूशंस समाधान या हल, आर है ऑफ नो वर्थ, वर्थ होना कोई मूल्य, नो है तो नहीं होना, मूल्य ना होना कोई कीमत नहीं होना, मतलब खाली समाधान का कोई मूल्य या कोई कीमत नहीं है। तो इस तरीके से छोटी सी इंग्लिश की स्टोरी थी। तो यहाँ पर मैंने टेंसेस के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से समझाने की कोशिश की, तो उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे एक एक वाक्य।